हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका ट्रेन इन द M3+ से M2+ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखो बेटे, इसमें आपको क्या करना है, उसमें तो आपको M2+ से किस में चेंज करना था, M2+ से M में कि कोई भी एलिमेंट कितनी ईजी से आपका N2+ से M में चेंज हो रहा है, चेंज होगा या नहीं होगा, वो M में स्टेबल है या M2+ में। ऐसे ही आपको इसमें देखना है कि M3+ में हमें इसे एक इलेक्ट्रॉन क्या कराना है, गेन कराना है, और M2+ में क्या करना है, चेंज करना है। तो आपको इसमें ये पता चलेगा कि जो आपका एलिमेंट है वो M3+ में स्टेबल है, ये M2+ में स्टेबल है। अगर कोई भी एलिमेंट अपना M3+ में स्टेबल है, इट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, वो क्या रहना चाहेगा, सिर्फ M3+ में। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन आपका M2+ में स्टेबल है तो वो बड़ी ईजिली क्या कर लेगा, अपना इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और किस में चेंज हो जाएगा आपका M2+ में। और देखो बेटा, ये हमें पता कैसे चलेगा कि ये इजीली गेन करेगा या नहीं करेगा, ये पता चलता है हमें रिडक्शन पोटेंशियल, जो आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। क्या ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होती है आपकी, कि किसी भी एलिमेंट की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, कि कितनी पावर से बेटा वो गेन कर रहा है और कितनी पावर से वो लॉस कर रहा है। ठीक है, वो टेंडेंसी आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है। ठीक है, उसी से ही हम पता लगाते हैं कि जो आपका एलिमेंट है कि कितनी इजीली ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और कितनी इजीली ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस करेगा। ठीक है बेटा, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हेल्प से हमें पता चलती है इसकी एलिमेंट की स्टेबिलिटी, कि ये M3+ में स्टेबल होगा या M2+ में स्टेबल होगा। यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा, इसके ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद M3+ से किस में गया, M2+ से। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, रिड्यूस। तो इसका मतलब ये क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल, कि जिस भी टेंडेंसी से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। टेंडेंसी मतलब जितनी पावर से, जितनी स्पीड में इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, वही क्या होती है, आपका रिडक्शन पोटेंशियल। क्यों, क्योंकि रिडक्शन ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर क्या हो जाएगा बेटा, रिड्यूस। ठीक है, ये रिड्यूस हो जाएगा, ये क्या होता है आपका इसका रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखो बेटा, अब हम इसकी एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। एन एग्जामिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल किसका, M3 से M2+ में, इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल। वैल्यू टेबल कौन सी, 8.2। सो द वेरिंग ट्रेंड्स, कि मतलब कि जो आपकी M3+ M2+ में कोई भी एलिमेंट जाता है तो वेरिएशन शो करता है। ठीक है, बहुत सारी वेरिएशन शो करता है, कभी घट रही है कभी बढ़ रही है। द लो वैल्यू ऑफ 4SC रिफ्लेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ Sc3+ विच हैज़ ए नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन। जो आपका Sc होता है उसकी ये वैल्यू इतनी ज़्यादा नेगेटिव होती है, इतनी ज़्यादा नेगेटिव है, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होती है, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू टेबल में भी नहीं लिखते हैं। कौन सी टेबल में दिया है, 8.2। 8.2 में देखो बेटा टेबल में दिया हुआ है, ये देखो स्कैंडियम 3D सीरीज पढ़ रहे हैं हम, 3D सीरीज में यहाँ पर आ जाओ। कहाँ, ये तो M2+ से M है, ये आपके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से M3+ से M2+ में। देखो स्कैंडियम की वैल्यू नहीं दी हुई है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो किसकी है आपकी शक्ति, Ti की वैल्यू ये भी नेगेटिव है, फिर क्या है और घट रही है वैल्यू यहाँ से, फिर यहाँ से यहाँ देखो बेटा ये भी नेगेटिव की तरफ क्या है, पॉजिटिव की तरफ बढ़ रही है ना। देखो यहाँ -0.37, फिर 2.27, फिर यहाँ के बाद यहाँ जब आप वेनेडियम से क्रोमियम पर गए, फिर दोबारा क्या हो गया, फिर नेगेटिव की तरफ बढ़ गई। फिर आप जब क्रोमियम के बाद किसके पास गए, Mn के बाद, फिर पॉजिटिव की तरफ, पहले नेगेटिव हुई, फिर दोबारा क्या हो गया, हाईली पॉजिटिव की तरफ बढ़ गई। फिर दोबारा जब आप Mn से किसके पास गए, Fe के बाद फिर पॉजिटिविटी घट रही है। फिर जब Fe से CO में जाते हैं तो भी क्या हो रही है, पॉजिटिविटी बढ़ रही है। तो ऐसे ये वेरिएबिलिटी शो करते हैं कि कभी कभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ रहा है और कभी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल घट रहा है। वो डिपेंड करता है बेटा इनकी स्टेबिलिटी पर, कि इनकी स्टेबिलिटी ये इस कंडीशन में स्टेबल है या अनस्टेबल है। जो अनस्टेबल है तो इसका मतलब वो इजीली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका M2+ में, और अगर स्टेबल है तो वो M2+ में चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है यहाँ पर नहीं लिखी हुई है, इसका मतलब है जो ये वैल्यू है बहुत ज़्यादा हाईली पॉजिटिव है। ठीक है, क्या है, हाईली पॉजिटिव है। तो यहाँ से क्या मीनिंग निकलता है, अगर बेटा जो आपका रिडक्शन पोटेंशियल है, जो रिडक्शन पोटेंशियल है डी ब्लॉक एलिमेंट का, अगर हाईली क्या है,
नेगेटिव रखता है। क्या रखता है बेटा? अगर इसकी वैल्यू हाईली नेगेटिव है तो इट मीन्स आपका जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? डिफ़िकल्ट होगा। क्या होगा बेटा? डिफ़िकल्ट होगा, कि वो आपका रिडक्शन पोटेंशियल जो आपका रिडक्शन करेगा वो क्या नहीं करेगा, वो किस में नहीं चेंज होगा, आपका M3+ से M2+ में नहीं जाना चाहेगा। ठीक है, M2+ में। अगर वैल्यू क्या है? नेगेटिव है, तो वो M3+ से किस में जाना चाहेगा? M2+ में। इसका मतलब ये क्या है? आपका स्टेबल है। क्या है बेटा? ये स्टेबल फॉर्म है, ये अपनी फॉर्म को नहीं खोना चाहता, इसे इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना है, ये इसी में रहना चाहता है, क्योंकि ये क्या है बेटा? स्टेबल है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका नेगेटिव है तो इसका मतलब वो क्या है? स्टेबल। जितने ज़्यादा नेगेटिव हो इतने ज़्यादा स्टेबल होगा, वो अपने आप को क्या नहीं करेगा? रिड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, और अगर यही वैल्यू हाईली क्या है बेटा? पॉजिटिव। अगर ये वैल्यू क्या है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की? अगर वैल्यू क्या है आपकी? पॉजिटिव है, इसका मतलब जो M3+ है वो ईजिली आपका M2+ में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये अनस्टेबल है। ठीक है, ये क्या है बेटा? अनस्टेबल है, इसलिए ये बड़ी जल्दी अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद किस में बदल जाएगा? M2+ में बदल जाएगा। इसका मतलब ये ईजिली क्या कर सकता है बेटा? रिडक्शन करेगा। तो यहाँ से बेटा दो कंक्लूजन निकलते हैं कि अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है हाईली पॉजिटिव, इसका मतलब इजीली उसका रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, वो क्यों होगा? क्योंकि वो क्या होता है? उस स्टेट में M3+ में क्या होगा? अनस्टेबल। जो M3+ में अनस्टेबल होगा वो इजीली किस में बदल जाएगा? M2+ में बदल जाएगा, वहीं उसका रिडक्शन। तो ऐसे आप याद रखना बेटा, कभी कभार ऐसे भी आ जाता है क्वेश्चन की सीरीज में लगाओ कि किसका जल्दी ईजिली रिडक्शन होगा और किसका नहीं होगा। तो याद रखना, अगर हाईली पॉजिटिव है तो इजीली रिडक्शन हो जाएगा, अगर हाईली नेगेटिव है तो उसका इजीली रिडक्शन नहीं होने का। क्यों नहीं होने का? रीजन भी बता दी, जो जितना ज़्यादा नेगेटिव रखेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो इतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, जो जितना ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू रखेगा वो इतना ही क्या होता है बेटा? अनस्टेबल होता है। अब देखो बेटा, अब यहाँ पर आ जाओ अपनी लाइन पर, फिर क्या आएगा? Sc3+। देखो लो वैल्यू का मतलब क्या है बेटा? ये नेगेटिव। ठीक है, फॉर Sc रिफ्लेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ Sc3+ विच हैज ए नोबल कॉन्फिगरेशन। जो Sc होता है वो Sc3+ में किस में पहुंच जाता है? नोबल कॉन्फिगरेशन में चला जाता है। जो इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो ज़्यादा हाईली नेगेटिव होती है। लो वैल्यू का ना, इसका मतलब हाईली नेगेटिव होती है। और मैंने आपको बताया जिसकी हाईली नेगेटिव होता है वो S3 आपका क्या नहीं होना चाहिएगा? अपने आप को रिड्यूस नहीं करना चाहेगा, वो सिर्फ किस में रहेगा? Sc3+ में रहना चाहेगा, वो Sc2+ में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? अब देखो बेटा, यहाँ पर जो आपका स्कैंडियम होता है, ठीक है, स्कैंडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है क्या होता है? एटॉमिक नंबर 21 होता है। ठीक है, जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 3d1, मैंने सिखाया हुआ थी 2 और 1 3, ये इन दोनों को काउंट करके इसमें भर दो। पहले इसको फिल करो, फिर इसमें एंट्री करो। इतने करने के बाद जब आप स्कैंडियम 3+ करोगे तो क्या बन जाएगा? 3d0 4s0। ठीक है, स्कैंडियम से पहले अब देखो कितना था? 21 था, 3 निकल गए तो कितना रह गया? 18। और 18 क्या? 18 का बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है आपका? आर्गन गैस के जितना। और आर्गन गैस क्या होती है आपकी? आर्गन गैस क्या होती है? आर्गन गैस एक नोबल गैस होती है। तो जो आपका स्कैंडियम होता है वो 3+ में क्या है? ज़्यादा स्टेबल है। किससे? आपके Sc2+ से। क्यों? क्योंकि जो Sc3+ है ये आर्गन नोबल गैस के जितना क्या कर लेता है? अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेता है। लेकिन अगर ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है? गेन कर लेगा, तो ये क्या चल जाएगा? इसके 3d1 में एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? अनस्टेबल। ठीक है बेटा, और ये अपने आप को कौन अपने आप को अनस्टेबल करना चाहता है? जो स्टेबल होता है वो अपने आप को अनस्टेबल नहीं करना चाहेगा। तो इसकी वजह से ये बेटा अपना इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेता है। जब नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेता है, जिसको ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, वो क्या होता है? एक स्टेबल स्टेट होती है। ठीक है बेटा, और यहाँ पर जाकर किस में बदल जाएगा? चेंज। तो इसकी वजह से इसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो हाईली लो होता है। जो जितना ज़्यादा हाईली लो होगा इसका मतलब इसमें वो अनस्टेबल रहेगा। ऐसा जो आपका 2+ वाली स्टेट है, तो हम Sc को 2+ में नहीं चेंज कर सकते। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है? अनस्टेबल होता है, इसलिए हम इसका रिडक्शन नहीं कर सकते। किसका? Sc का। अब देख सकते हैं, अब टाइटेनियम का देखो। टाइटेनियम 3+ इलेक्ट्रॉन, किसमें? एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, 2+ में हो गया। बेटा देखो 3d1 4s0, यहाँ पर ही हो जाएगा। ये भी आपका अनस्टेबल होता है। अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया 3d
टू 4s0 हो जाएगा। ये भी क्या होता है आपका अनस्टेबल होता है। तो ये इसमें रहे या इसमें रहे, इसके ऊपर इतना ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हम इसे इसका रिडक्शन कर सकते हैं। इतना भी ईजी नहीं होता, लेकिन हम स्कैंडियम के उसमें कंपैरिजन में हम इसका रिडक्शन ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका वेनेडियम। वेनेडियम 3+ में होता है। एक इलेक्ट्रॉन गेन कराने के बाद वो किस में हो जाएगा, V2+ में। अब देखो बेटा, जब ये V2+ में होता है, ये जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है V3+ में 3d2 4s0 होता है वेनेडियम का। फिर जब इसे एक इलेक्ट्रॉन गेन, यहाँ पर क्या होता है, ये अनस्टेबल। और जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद क्या हो जाएगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा। और रिडक्शन करने के बाद आप ये देखो ये कैसे हो जाएगा, 3d3 और 4s में क्या आ जाएगा आपका। ठीक है, और जो 3d3 होता है बेटा, ये हाफ फिल्ड होता है। अब आप ये कहोगे हाफ फिल्ड कैसे होता है, देखो हम आपने ये देखा होगा d ऑर्बिटल 1 2 3 4 5, ये कहता है dxy dyz dzx dx² - y², और ये होता है आपका dz²। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए इसने, 1 2 3। जो इस तरह बेटा एक साथ एनर्जी, सबकी एनर्जी इक्वल होती है, ये होता है आपका डी जनरेट d ऑर्बिटल। और जब ये किसी के साथ इलेक्ट्रॉन गेन करता है, शेयरिंग करता है, तो ये स्प्लिट हो जाते हैं दो पार्ट में। दो पार्ट में कैसे स्प्लिटिंग हो जाएगी, एक होगा लो एनर्जी और एक होगा आपका हाई एनर्जी। अगर ये बेटा नेटिव फॉर्म में है तो ये ऑर्बिटल रहते हैं ऐसे, और लेकिन अगर ये आयनिक फॉर्म में आ जाते हैं तो स्प्लिट होकर ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, एक लो एनर्जी और एक हाई एनर्जी। ये होती है लो एनर्जी और ये होती है बेटा आपकी हाई एनर्जी। ठीक है, जो लो एनर्जी होता है इसको बोलते हैं हम T2G, और जो आपकी हाई एनर्जी होती है इसको बोलते हैं हम EG। ठीक है, जो आपका dxy dyz dzx है, इनकी तो लो एनर्जी होती है। जो आपका dx² है -y² और dz² होता है, इनकी होती है हाई एनर्जी। तो ये तीनों के तीनों कहाँ जाना चाहिए, लो एनर्जी में, क्योंकि एकदम से हाई एनर्जी में तो जाएगी नहीं। तो जब ये एंट्री करेंगे 1 2 3, तो क्या हो जाएगा आपका T2G फुल फील्ड, 3 इलेक्ट्रॉन है, हाफ फील्ड हो जाएगा, क्योंकि फुल फील्ड पर तो यहाँ पर क्या आता है 6। अब ये क्या है हाफ फील्ड, क्योंकि जब इसमें एंटी क्लॉकवाइज बढ़ जाएगा जब होता है फुल फील्ड। तो T2G आपका क्या है हाफ फील्ड, और हाफ फील्ड होते ही इसका मतलब ये क्या होगा, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन कर लेगा। ठीक है बेटा, तो जो 3d3 होती है वो क्या होता है, T2G हाफ फील्ड होता है, जिसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी क्या होती है, उसे गेन कर लेता है। तो जो वेनेडियम है वो V3 में तो क्या था आपका अनस्टेबल था, लेकिन अगर वो V2+ में एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्या हो जाता है, वो स्टेबल होता है, हाफ फील्ड हो जाता है आपका उसका क्या, T2G। ठीक है बेटा, तो इसलिए वो इजीली क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और अपने आप को क्या करेगा, स्टेबल करेगा। तो इसका मतलब हम वेनेडियम को क्या कर सकते हैं, इजीली रिड्यूस कर सकते हैं, इसका रिडक्शन कर सकते हैं। और किसमें बदल सकते हैं, V2+। रिडक्शन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, डिक्रीज। ठीक है, ये पॉइंट हो गया होगा क्लियर आपके। तो अब क्या निकालते हैं कंक्लूजन की, इन कंपेरिजन, किसके कंपेरिजन में बेटा, Ti के, Ti3+ के कंपैरिजन में जो आपका वेनेडियम 3+ है वो हम उसे क्या कर सकते हैं, ईजिली रिडक्शन कर सकते हैं। किसके कंपैरिजन में, Ti3+ के कंपैरिजन में। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है V की, इससे क्या कैसे बढ़ती जा रही थी, पॉजिटिव की तरफ। देखो पहले क्या था यहाँ पर, स्कैंडियम का देखो -0.3, वो क्या था, हाईली नेगेटिव था, इसलिए आप उसका क्या नहीं कर पाए, रिडक्शन नहीं कर पाए। फिर वो पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है, नेगेटिविटी कम होती जा रही है ना, पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है। तो इसका मतलब उसके बाद क्या था आपका वेनेडियम को हम क्या कर सकते हैं, जो आपका स्कैंडियम का तो हो गया था, टाइटेनियम का क्या था आपका, कि आप इसे स्टेबल आपका D3 हो या D2, आपका Ti2+ हो या Ti3+ हो, वो दोनों में ही क्या होता है, अनस्टेबल होता है। इसके कंपैरिजन में इसे हमें इजी होता है क्या करना, रिडक्शन। फिर दोबारा और पॉजिटिव की तरफ बढ़ गए, आपको पता है जितना पॉजिटिव की तरफ बढ़ोगे इतना ही क्या करता है, वो ईजिली अपने आप को रिडक्शन में चेंज कर देता है। जो V है, मैंने आपको बताया V क्या था आपका, T2G हाफ फील्ड था, तो इजीली क्या हो रहा था, वो अपने आप को स्टेबल कर रहा था V3 से V2+ में, क्योंकि V2+ में जाते हैं उसको वो क्या हो रहा था,
3 हो रहा था, तो इसकी वजह से ये क्या बढ़ रहा है, पॉजिटिव की तरफ, फिर दोबारा फिर नेगेटिव की तरफ बढ़ गया। क्यों? अब देखो बेटा क्रोमियम को देखो, क्यों नेगेटिव की तरफ बढ़ा, पहले देखो पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है, फिर दोबारा फिर नेगेटिव की तरफ बढ़ा। जहाँ वो अपने आप को स्टेबल हो, अगर इलेक्ट्रॉन गेन करके देखो बेटा, अगर स्टेबल हो रहा है तो इसका मतलब वो बढ़ेगा आपका पॉजिटिव की तरफ, और अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करके अनस्टेबल हो रहा है तो वो बढ़ेगा नेगेटिव की तरफ। मैंने आपको बताया अगर हाईली नेगेटिव है इसका मतलब वो 2+ में क्या है, अनस्टेबल है, वो अपनी पहले वाली ही फॉर्म में रहना चाहेगा। अब देखो जैसे क्रोमियम है, ठीक है, क्रोमियम को देखो, क्रोमियम 3+, क्रोमियम में क्या होता है 3D3 4s 0 होता है। तो अगर आप इसको एक इलेक्ट्रॉन गेन कराओगे, अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कराओगे बदल जाएगा क्रोमियम 2+ और 3D2 4s 0। और हमने अभी पढ़ा है जो 3D3 होता है वो क्या होता है आपका T2G हाफ फिल्ड होता है, ठीक, हाफ क्या होता है, फिल्ड होता है, जिसकी वजह से ये अपने आप को अनस्टेबिलिटी की तरफ नहीं ले जाएगा, क्योंकि हाफ फील्ड क्या होता है, स्टेबल होता है। यहाँ पर ये स्टेबल है और यहाँ पर ये अनस्टेबल है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन इजीली गेन नहीं करेगा, इसलिए क्या नहीं होगा, ये अपने आप का रिडक्शन नहीं होने देगा, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू दोबारा से क्या हो जाती है, नेगेटिव की तरफ बढ़ जाती है। ठीक है, जो नहीं अपने आप को रिडक्शन करना चाहेगा वो क्या होगा, नेगेटिव की तरफ बढ़ेगा। फिर दोबारा क्या है आपका Mn, Mn क्या हो रहा है, हाईली पॉजिटिव। हाईली पॉजिटिव क्यों हो रहा है, देखो भाई, देखो Mn3+, देखो Mn3+ अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है, ये किस में बदल जाएगा बेटा, आपका Mn2+ में। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है आपका D4s 0। अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, आप ये देखो Mn2+ में किस में बदल जाएगा, 3D5 4s 0। आपको पता है 3D5 क्या होता है, हाफ फील्ड होता है, हाफ फील्ड होता है, तो यहाँ पर तो क्या है ये अनस्टेबल, और ये क्या हो जाता है आपका स्टेबल फॉर्म में। तो ये क्या करेगा, बड़ी जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, अपना रिडक्शन करेगा और किस में बदल जाएगा, Mn2+ में। क्यों, क्योंकि ये हाईली क्या है, स्टेबल है, किसमें, 3D5 में। इसका मतलब जो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो बेटा क्या होगा, हाईली पॉजिटिव होगा, इसलिए यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है Mn की एकदम से क्या हो गई, पॉजिटिव की तरफ बढ़ गई। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया कि इसकी वैल्यू एकदम से पॉजिटिव की तरफ क्यों बढ़ी है। अब इसके बाद बेटा आपका Fe3+, जो आपका Fe3+ है, अब उसके बाद पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है, पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है, इसका मतलब वो इजीली क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। क्यों करेगा, अब देखो बेटा Fe3+ है, Fe3+ Fe2+ में देखो, Fe3+ में 3D5 होता है, 3D5 स्टेबल फॉर्म होती है, और Fe2+ में 3D6 हो जाता है, जिसकी वजह से अनस्टेबल फॉर्म हो जाती है। लेकिन फिर भी ये क्या करता है, इसकी वैल्यू क्या है, रिडक्शन, जो आपकी रिडक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, वो क्या दी हुई है, पॉजिटिव दी है। पॉजिटिव का मतलब है इट मीन्स ये अपने आप को रिड्यूस करना चाहेगा, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा, ये Fe3+ में ना रहकर Fe2+ में रहना चाहेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू पॉजिटिव में है। लेकिन ये Fe3+ में स्टेबल होते हुए भी अनस्टेबल में क्यों रहना चाहेगा, उसके बेटा 3 रीजन है। 3 रीजन क्या क्या है, आप देखो, अब देखिए जो Fe होता है क्या होता है, एक तो इसका स्मॉल साइज, आपको पता है लेफ्ट राइट जाने पर साइज क्या हो रहे, बढ़ रहे। फिकोनी, इन तीनों का साइज, हम फिकोनी तीनों की बात एक साथ करेंगे, Fe CO और Ni। क्यों, लगभग इनके जो साइज होते हैं ऑलमोस्ट इक्वल से होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आकर जेड इफेक्टिव चार्ज और आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, जिसकी वजह से इनके साइज भी क्या हो जाते हैं, इक्वल होते हैं, ना रिपल्सन ज़्यादा होता है नहीं अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। अब अपनी बात पा जाओ, जब फिट है उसका स्मॉल साइज होता है, और इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन और अगर आप निकालोगे तो जो साइज होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, और ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा, 2 स्मॉल, और ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा। और जब साइज आप और ज़्यादा स्मॉल करोगे, वैसे तो पहले से ही साइज छोटा है, और ज़्यादा आप साइज छोटा करें, अगर और ज़्यादा साइज छोटा करोगे तो इसकी चार्ज डेंसिटी क्या है, इंक्रीज हो जाएगी पर यूनिट वॉल्यूम। पहले से साइज छोटा है और उसके ऊपर आप चार्ज डेंसिटी बढ़ा रहे हो, और चार्ज डेंसिटी बढ़ा रहे हो तो क्या हो जाएगा, हाईली कंजस्टेड हो जाएगा। भीड़ भड़ाके में कौन रहना चाहेगा, सब ऐसा आराम से रहना चाहते हैं ना। तो जो Fe3+ है, अगर आप इसमें से Fe में से अगर आप 3 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, साइज और ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा, और ज़्यादा साइज स्मॉल होने की वजह से जो चार्ज डेंसिटी है आपकी, चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा, चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, जब पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा, एक सेकंड पॉइंट क्या कि हाँ मैंने आपको पढ़ाया था कि जो डेल्टा H होता है, कौन से, हाइड्रेशन एंथैल्पी। जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। अब जब साइज स्मॉल होगा तो जो आपका हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो क्या आ जाएगी, हाईली नेगेटिव। क्या होगी बेटा, वो हाईली
नेगेटिव हो जाएगी, और जब हाईली नेगेटिव हो जाएगी तो ये वाटर के साथ कंबाइन नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है, जिसकी भी हाइड्रेशन एंथैल्पी हाईली नेगेटिव होते हैं वे एक्वस फॉर्म में नहीं रहते, और सभी एलिमेंट है अपने आप को किस में रखना चाहते हैं, एक्वस फॉर्म में रखना चाहते हैं। तो हाईली नेगेटिव होगी, तो हाईली नेगेटिव होगी तो पॉजिटिविटी को क्या करेगी, कम करेगी। तो जो आपका Fe है, Fe के पास कितनी मजबूरियाँ हो गई, एक तो हाईली नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी, अब हाईली नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी रखेगा Fe3+, तो ये वाटर के साथ क्या नहीं कर पाएगा, कंबाइन नहीं हो पाएगा, एक्वस सॉल्यूशन नहीं बना पाएगा, और Fe3+ में क्या हो गए, हाईली कंजस्टेड हो गया, और इसके जो चार्ज है डेंसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई पर यूनिट वॉल्यूम। तो इतनी प्रॉब्लम में कौन रहना चाहेगा, तो इसकी वजह से जो Fe3+ है स्टेबल होते हुए भी वो किस में बदल जाता है, Fe3+ से Fe2+ में जाना चाहेगा। ठीक है बेटा, क्लियर, रीजन बता दिया। ये स्टेबल होते हुए भी Fe2+ में स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि एक इसका स्मॉल साइज होता है, इसका साइज क्या होता है, स्मॉल होता है, और एक और इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद और साइज इंक्रीज हो जाएगा और ज़्यादा छोटा हो जाएगा। जब छोटा हो जाएगा तो चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी पर यूनिट वॉल्यूम, और उसके क्या हो जाएगा, हाईली कंजस्टेड हो जाएगा, और जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, साइज के, उसकी वजह से हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, हाईली नेगेटिव हो जाएगी। और जब हाईली नेगेटिव हो जाएगी तो ये वाटर के साथ क्या नहीं कर पाएगा, कंबाइन नहीं कर पाएगा, एक्वस सॉल्यूशन में नहीं रह पाएगा, और जो आपके एलिमेंट है किस में रहना चाहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में। तो इन सारी प्रॉब्लम को देखते हुए ये Fe3+ में ना रहकर ये स्टेबल होते हुए भी किस में रहना चाहेगा, Fe2+ में। इसी तरह जो आपका Fe है, CO है और Ni है, इलेक्ट्रोलाइजर, इनके भी साइज क्या होते हैं, स्मॉल होते जा रहे हैं, साइज स्मॉल होते जा रहे हैं। ये भी यही जो प्रॉब्लम है फेस करेंगे, जब ये फेस करेंगे तो ये भी किस में रहते हैं बेटा, CO2+ में और Ni2+ में। इसलिए इनकी वैल्यू क्या होती चल जाएगी, बढ़ती चल जाएगी, पॉजिटिव की तरफ इनकी वैल्यू क्या होती चल जाएगी, ज़्यादा होती चल जाएगी। देखो पहले क्या है +77, फिर ये और ज़्यादा पॉजिटिव की तरफ बढ़ी, और इनकी वैल्यू नहीं दी है, इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा हाईली पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब है कि ये किस में ही रहना चाहिए, +2 में ही क्या है, स्टेबल है। ये अपने आप को क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और अपने आप को +2+2+2 की फॉर्म में ले जाएगी। ये कौन होता है आपका, निकिल, कॉपर और Zn। ये कभी 3+ में स्टेबल नहीं होते, क्योंकि इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, हाईली पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि ये आपके D10 फुल फिल्ड है, ये उसी में स्टेबल है, ये अनस्टेबल की तरफ नहीं जाना चाहते। और Fe का मैंने आपको रीजन आपको बता दिया है कि वो किसकी वजह से प्रॉब्लम में था, कि वो अपनी स्टेबल फॉर्म में नहीं रहना चाहा, और आपका Fe3+ स्टेबल ना होकर Fe2+ में स्टेबल होता है। ठीक है बेटा, वो मैंने पूरी सीरीज आपको बता दिया, एक बार इसे पढ़ लो। द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ Zn इज ड्यू टू द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द स्टेबल D10 कॉन्फिगरेशन ऑफ Zn2+। देखो सबसे ज़्यादा हाईली वैल्यू कितनी है, Zn की है ना, क्योंकि उन्होंने लिखी भी नहीं हुई, इतनी हाईली पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो क्या होता है, D10 फुल फिल्ड होता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करता है, तो वो बड़ी जल्दी अपने आप को क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, Zn3+ से किस में जाना चाहेगा, Zn2+ में, क्योंकि ये इसी में स्टेबल है। द कंपेरेटिवली हाईली वैल्यू ऑफ Mn सो दैट Mn2+ D5 एंड particularly stable whereas comparatively low value for Fe। लेकिन जो Fe है वो क्या है, 3D5 की तरह, इसमें भी 3D5 और इसमें भी D5, लेकिन ये तो इसमें स्टेबल होता है, लेकिन Fe किस में होता है, 2+ में स्टेबल होता है। क्यों होता है बेटा 2+ में, मैंने आपको रीजन बता दिया कि ये क्या हो जाता है, साइज छोटा हो जाता है, और ज़्यादा साइज छोटे होने की वजह से पर यूनिट चार्ज बढ़ जाता है, हाइड्रेशन एनर्जी भी बढ़ जाती है, कंजस्टेड हो जाता है। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करके ये Fe2+ में ही स्टेबल रहना चाहता है। ठीक है, इसमें स्टेबल, इसमें ना स्टेबल होकर उसमें स्टेबल है। तो द कंपैरेटिव लो वैल्यू ऑफ V इज रिलेटेड द स्टेबिलिटी ऑफ V2 हाफ फिल T2। ये वाली बात मैंने आपको बेटा सारी आपको बता दी है। ठीक है, अब आ जाओ बेटा अगले पर, ट्रेंड स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। जो ये है आपके मेटल कि ये किसके साथ अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होते हैं, वो इसके अंदर पड़ेंगे। देखो बेटा टेबल दी है ये, ठीक है, द टेबल हाईलाइट इज 3D सीरीज, क्योंकि सब चीज़ 3D सीरीज का ही पढ़ रहे हैं। ट्रांजिशन मेटल आर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर आर अचीव इन TiX4। जो आपका Ti है वो टेट्राहीड्रल, इसका हाईएस्ट नंबर कितना, क्योंकि टाइटेनियम का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है 4, तो 4 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर तक ये जाता है। V का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 5। तो जो आपके फ्लोराइड है, जो आपके मेटल है, उनके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर तक क्या करते हैं
कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। क्यों? क्योंकि जो आपका फ्लोरीन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन ड्रॉन करने की पावर बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो बड़ी जल्दी बहुत ही स्पीड में अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। और जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं सब के सब अपनी तरफ क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। तो जिसकी जितनी मैक्सिमम वैलेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, इतनी ही उसकी क्या होती है, इतने ही कंपाउंड के अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। जैसे वी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 5 में है तो 5 तक, टीआई की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है तो 4 तक, ठीक है। क्रोमियम की 6 होती है तो 6 तक, ठीक है। द मैक्सिमम +7 स्टेट फॉर Mn इन नोट रिप्रेजेंट द सिंपल हैलाइड। जो आपका Mn है वो +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट इसके साथ शो नहीं करता है। लेकिन अगर आपको हैलाइड के साथ क्या देखना है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में देखना है, तो ये ऑक्सो हैलाइड के साथ +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, ठीक है। एंड बियॉन्ड Mn नो मेटल हैज़ द ट्राई हैलाइड, ये ट्राई हैलाइड का भी फॉर्मेशन नहीं करता है। जो Fe है, जो ट्राई हैलाइड में है, सिर्फ कौन रह सकते हैं, FeX3 या CuF3, सिर्फ ये दो को छोड़कर और कोई ट्राई हैलाइड में नहीं रहता है, ठीक है बेटा। द एबिलिटी ऑफ फ्लोरीन द स्टेबलाइज द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज ड्यू टू द आइदर हायर लैटिस एनर्जी एज इन द केस ऑफ CuF3। जो आपका F है, F का स्मॉल साइज होने की वजह से ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की भी टेंडेंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है इसमें, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, ड्रॉन कर लेता है। क्यों, किसकी वजह से, क्योंकि एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा, साइज क्या होता है, स्मॉल। और जो आपका क्रोमियम है, कोबाल्ट है, अगर इसके कंपाउंड क्रोमियम के साथ कराते हैं, जो क्रोमियम है, क्रोमियम के साथ किस फॉर्म में रहता है, क्रोमियम F6 में रहता है। जो आपका क्रोमियम है वो तो कैटायनिक फॉर्म रखता है, क्या रखता है, कैटायनिक फॉर्म, कैटायन है, उसकी वजह से स्मॉल साइज। F भी क्या है, स्मॉल साइज, और ऊपर से क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और साइज भी क्या है, डिक्रीज है, तो उसकी वजह से इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसकी जो लैटिस एनर्जी होगी वो बहुत ज़्यादा हाई होगी। सपोज करो ये क्रोमियम है और ये छोटे साइज में, इसके चारों तरफ कौन है, आपका F है, तो इसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। इसे तोड़ने के लिए आपको एनर्जी जो दोगे वो बहुत ज़्यादा हाई होगी। किसी भी आयनिक कंपाउंड के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो आप एनर्जी देते हो वही होती है लैटिस एनर्जी। जिस कंपाउंड की लैटिस एनर्जी जितनी ज़्यादा हाई होगी वो इतना ही क्या होता है बेटा, ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। इन द केस ऑफ CuF3 ऑन द हायर बॉन्ड एंथैल्पी देयर टर्म फॉर द हायर कोवेलेंट कंपाउंड, एग्जाम्पल VF5 और क्रोमियम F6। जो VF5 है इन दोनों की लैटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है, मैंने बता दिया साइज छोटे दोनों के, ठीक है। और ऊपर से इसकी गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंथैल्पी क्या बहुत ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से इनके जो बॉन्ड है उनकी एनर्जी जो लैटिस एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिसे ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए जिसकी भी ये कंपाउंड की लैटिस एनर्जी ज़्यादा होती है वो इतने ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल होते हैं। तो V5 इज रिप्रेजेंट ओनली ये सिर्फ यही रिप्रेजेंट करता है। अदर हैलाइड हाउएवर अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस टू द ऑक्सो हैलाइड। इससे अलग जो दूसरे हैलाइड है वो ऑक्सो हैलाइड का फॉर्मेशन कर देते हैं। क्या, जब इनका हम क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं। अनदर फीचर ऑफ फ्लोराइड इन देयर इंस्टेबिलिटी इन द लो ऑक्सीडेशन स्टेट, और लो ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने रहता है, VX2। अब देखो नीचे इनके कंपाउंड दिए गए हैं कि किसके साथ ये किस ऑक्सीडेशन स्टेट तक, स्कैंडियम के साथ ये X का कोई भी कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होता है। फिर सेकंड दिया टाइटेनियम। जो टाइटेनियम है उसमें क्या है आपका +1 शो नहीं करता, हेलोजन के साथ सिर्फ क्या करता है, TiX2। फिर है TiX3, थर्ड लिखा हुआ है, देखो बेटा यहाँ पर लिखे है। जो थर्ड है, थर्ड का मतलब है कि जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन इसके साथ नहीं आएगा, सिर्फ क्लोरीन से आयोडीन तक, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सिर्फ 3 ही आ सकता है। फिर TiX4, सिंपल X है, इसका मतलब यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हो सकता है। जो आपका वेनेडियम है वो X2 में फ्लोरीन टू आयोडीन, X3 में भी फ्लोरीन टू आयोडीन, लेकिन वेनेडियम में 4 में देखो सिर्फ फ्लोरीन टू ब्रोमीन, और ये आयोडीन तक नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि आयोडीन का जो साइज होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और वेनेडियम का जो साइज होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। तो इसकी वजह से उनकी जो लैटिस एनर्जी होती है वो बहुत कम हो जाती है, जिससे वे लेस स्टेबल हो जाते हैं। VF5, तो VF5 जो 5 ऑक्सीडेशन स्टेट में सिर्फ आपका फ्लोरीन ही करेगा और कोई V5 में नहीं मिलेगा। जो आपका क्रोमियम है वो 2, 3, 4 तक सबके साथ हेलोजन से कब बनेगा, फ्लोरीन टू
आयोडीन, लेकिन जो 5 और 6 है सिर्फ ये आपके फ्लोरीन ही बनाएंगे बेटा। फ्लोरीन ही सबके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, साइज स्मॉल होता है, जिसकी वजह से दूसरे के इलेक्ट्रॉन को बड़ी जल्दी ड्रॉन कर लेते हैं। MnX2 इसका मतलब ये फ्लोरीन टू आयोडीन, MX3 इसमें भी और MX4 इसमें, ये 3 2 3 यही शो करेंगे। जो MnX2 है यहाँ पर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है, लेकिन 3 में देखो सिर्फ फ्लोरीन टू ब्रोमीन आपका आयोडीन के साथ एक कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं करता है। ऐसे NiX2 ये 2+ में ही रहता है। जो आपका Cu है वो सिर्फ कौन देता है? आपका थर्ड क्लोरीन टू आयोडीन, F इसके साथ नहीं होता है। फिर क्रोमियम में X2 सेकेंड फॉर्म, सेकेंड का मतलब सिर्फ इसमें क्या होगा? फ्लोरीन और क्लोरीन, आपका आयोडीन और ब्रोमीन Zn के साथ नहीं होगा, वो उसके Cu के साथ नहीं होगा, सिर्फ दो ही हो गए, फ्लोरीन से आपका और फ्लोरीन और क्लोरीन। ठीक है बेटा। अब बेटा यहाँ एंड द सेम एम्प्लॉय फॉर CuX ऑन द अदर हैंड ऑल Cu सेकेंड हैलाइड आर नॉन एक्सपेक्ट द आयोडाइड। जो आयोडाइड के साथ आप सेकेंड फॉर्म में नहीं देखोगे। देखो जब अगर आप इसकी रिएक्शन किसके साथ करा देते हो? Cu2+ की आयोडाइड के साथ रिएक्शन करा देते हो तो ये आयोडीन के साथ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में शो नहीं करता है। देखो बेटा इसकी रिएक्शन इसके साथ कराई तो किसका फॉर्मेशन कर दिया? Cu2I2, तो यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पर I क्या था? नेगेटिव, नेगेटिव से किस में पहुँच गया? 0 में। इसका मतलब इसने इसका क्या कर दिया? जो कॉपर है, कॉपर ने I को क्या कर दिया? ऑक्सीडाइज कर दिया और अपने आप को क्या कर लिया? रिड्यूस कर दिया। जो कॉपर है आयोडीन के साथ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में शो नहीं करता है। फिर नेक्स्ट हाउएवर नैनी कॉपर, जो बहुत सारे कॉपर है, वैसे कॉपर फर्स्ट स्टेबल फॉर्म में है लेकिन ये अनस्टेबल होता है किसमें? एक्वस सॉल्यूशन एंड अंडरगो डिसप्रोपोर्शनेशन। ये अनस्टेबल हो जाता है किसमें? एक्वस सॉल्यूशन में, और क्या कर देता है? डिसप्रोपोर्शनेशन कर देता है रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन क्या होता है? उसी मेटल का ऑक्सीडेशन और उसी मेटल का रिडक्शन। जैसे Cu2+ है, ये यहाँ पर तो क्या हो गया? ऑक्सीडाइज, और इस पर क्या हो गया? इसका रिडक्शन। क्यों हो गया? देखो यहाँ पर तो +2 चार्ज में चला गया तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर +0 पहुँच गया तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इसका रिडक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन भी है और रिडक्शन भी है, तो इस रिएक्शन को हम बोल देते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन। ठीक है। द स्टेबिलिटी ऑफ Cu2+ एक्वस रेदर देन Cu+ is due to the much more negative hydration enthalpy of Cu2+ aqueous than Cu+ which more than correspond component फॉर द सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Cu। देखो क्या कह रहा है? जो Cu2+ है वो क्या है? मोर स्टेबल है किससे? Cu+ से। क्यों? क्योंकि जो इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव फॉर्म में होती है। ठीक है, उसकी वजह से क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। किससे ज़्यादा है? Cu+ से ज़्यादा Cu2+ की हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। क्लियर हो गई होगी बेटा ये बात कि जो आपका Cu2+ है इसके कंपैरिजन में इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है? ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है। और जो इसकी सेकेंड आयनाइजेशन, क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालोगे, देखो अगर आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालते हैं Cu से, देखो Cu इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं Cu+ कि ये फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, जो इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है ये बहुत ज़्यादा कम होती है किसके कंपैरिजन में? आपके Cu से। जब आप Cu2+ में जाते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन S से निकालता है वो तो ईजी दे देता है, लेकिन जब ये D ब्लॉक से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, जो इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी को क्या कर लेती है? कंसंट्रेट कर लेती है। ठीक है, उसे बैलेंस कर लेते हैं, जिसकी वजह से Cu स्टेबल ना रहकर Cu2+ स्टेबल होता है। देखो बेटा मैं आपको टेबल से ही बता देती हूँ। देखो यहाँ पर Cu है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी, देखो कहाँ पर है ना? ये तो हाइड्रेशन एंथैल्पी वो है, एटमाइजेशन एंथैल्पी है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, और ये इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी। देखो ये फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कितनी कम है किसके कंपैरिजन में? हाइड्रेशन एंथैल्पी के, इसलिए ये इसको बैलेंस नहीं कर पाते, जिससे ये Cu+ क्या हो जाता है? अनस्टेबल होता है। लेकिन देखो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, जब इसका नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो ये देखो इसके इसमें बीच में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसकी वजह से ये इसको क्या कर लेता है? बैलेंस कर लेता है, जिससे Cu+ स्टेबल ना होकर कौन स्टेबल होता है? Cu2+ स्टेबल हो जाता है। ठीक है बेटा, यहाँ से क्लियर हो गया होगा आपको इतना कि आपका जो Cu+ है वो एक्वस फॉर्म में क्यों स्टेबल नहीं होता, Cu2+ क्यों स्टेबल होता है? क्योंकि जो Cu2+ की सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो हाइड्रेशन एंथैल्पी को क्या कर लेती है? बैलेंस कर लेती है, जिससे क्या हो जाता है? आपका स्टेबल फॉर्म में चला जाता है। ठीक है। द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू स्टेबलाइज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट,
इज डिमॉन्स्ट्रेट इन ऑक्साइड। द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इज इन द ऑक्साइड, किसमें, टेबल में दिया है बेटा आपके यहाँ पर। तो यहाँ तक क्या में निकलता है कि जो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को जो स्टेबलाइज कर सकता है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, जो आपका ट्रांजिशन एलिमेंट की 3D सीरीज है, वही इसके साथ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या बनाती है, कंपाउंड का फॉर्मेशन करती है। ठीक है बेटा। फिर क्या है, अब देखो क्या कहा इसने, द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इन द ऑक्साइड, टेबल ये दी हुई है, ठीक, coincide with the group number and is attained in Sc2O3 2Mn2O7। ये कह रहा है कि जो आपके Sc से Zn तक है, जो इनके ग्रुप है, वही ये ऑक्सीडेशन स्टेट में शो करेगी। जैसे कि स्कैंडियम है, स्कैंडियम का ग्रुप कौन सा होता है, 3 ग्रुप में है, तो 3 ग्रुप में है तो जो ऑक्सीजन है वो 3 ही होगी, कि जितना नंबर इनके ग्रुप का है इतनी आपकी ऑक्सीजन होगी। जैसे Mn है, मैग्नीज का जो ग्रुप नंबर होता है, मतलब कौन से ग्रुप में, मैग्नीज कौन से ग्रुप में होता है, 7, तो जो ऑक्सीजन है वो भी क्या है, 7 ही होगी। तो MnSc से लेकर Mn तक जब ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो ये इतनी ही ऑक्सीजन होती है जितनी आपके जो Mn के जो भी आपके एलिमेंट के क्या है, ग्रुप है, जो ग्रुप का नंबर है वही इनका नंबर होगा। ठीक है। बियॉन्ड ग्रुप 7 अब नो हायर ऑक्साइड ऑफ Fe अबो Fe2O3। जो आपका कौन है, Fe है, तो ये तो हो गया। जो आपका Fe है, Fe हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ना शो करते हो, वो जो कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, Fe2O3 आर नॉन आल दो फेरेट। क्या बोलते हैं ना, जब आपका FeO4, किसमें FeO4 है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 4, तो क्या बोलते हैं हम उसको, फेरेट। जो बेटा आपका ये वाला आयन होता है, फेरेट होता है, इसमें कहा जो आपका Fe है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं रहता, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा वो Fe2O3 में रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या FeO4 है, जो आपका ये ऑक्सो कटायन है, ये ऑक्सो कटायन क्या होता है, अनस्टेबल होता है, ये ब्रेक डाउन होकर किस में टूट जाता है, आपका Fe2O3 में टूट जाता है और O2 इसमें से निकल जाते हैं। ठीक है। फिर बिसाइड द ऑक्सो कटायन कौन है, एक बार इनके ये आपको इनके जो ऑक्साइड है, ये देखो जो आपका Sc2O3 होता है, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में शो करता है। फिर आपका टाइटेनियम किस में भी स्टेबल आता है, +2 में, +3 में और आपका +4 में। ऐसे ही भी आपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने, +5 में, +4 में, +3 में और +2 में स्टेबल होता है। ऐसे ही आपका क्रोमियम +6 में स्टेबल होता है आपका, और किस में स्टेबल होता है, +4 में स्टेबल होता है और आपका +3 में स्टेबल होता है और +2 में। जो MnO आपका प्लस किस में होता है बेटा, 2 जब क्या हो जाएगा, 4 +4 में और आपका +3 में। और ये देखो M3O4, जो आपके तीनों लिखे हुए हैं, जो बीच में लिखे हैं, ये होते हैं बेटा मिक्स ऑक्साइड। मिक्स का मतलब ये 2 कंपाउंड से मिलकर बने हुए होते हैं। देखो अगर आप इनको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, जैसे कि आपका क्या है, F3O4 है, ठीक है, जैसे कि F3O4 है। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, अगर 2 4 जा 8 से 3 को डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा। और ऑक्सीडेशन स्टेट पूरे होल नंबर में होती है, फ्रैक्शन में नहीं होती है। ठीक है। तो अब ये किससे मिलकर बना होता है, ये बेटा इसके अंदर 2 कंपाउंड होते हैं, एक FeO और एक होता है आपका Fe2O3। तो यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और यहाँ पर क्या होता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसमें Fe के ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होते हैं, +2 और +3। ठीक है। देखो ऐसे तो किससे मिलकर बना, जो बीच में लिखे हैं ये ऊपर वाले और नीचे वाले से मिक्स मिलकर बनकर Fe3O4 बने हैं। तो इसमें दो कंपाउंड होते हैं जिसकी ऑक्सीडेशन भी अलग अलग होगी। ऐसे ही Mn2O3 और इन दोनों से मिलकर कौन बना है आपका Mn3O4, ये होते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड। तो अगर ये अलग अलग हो कंपाउंड तो इसमें क्या ऑक्सीडेशन हो जाएगी इसकी, आपकी +3 है और ये कौन सी ऑक्सीडेशन हो जाएगा, +2। ठीक है। अगर ये अलग अलग करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा आपका Mn2O3 और ये, और यहाँ पर जो CaO है, देखो अगर इसे भी ब्रेक डाउन करोगे CaO3 को, एक CO में टूट जाएगा और एक CaO2O3 में टूट जाएगा। जो बीच वाले कंपाउंड है ये आपके मिक्स्ड ऑक्साइड है। ठीक है। जो निकिल है, निकिल +2 में स्टेबल होता है बेटा। जो कॉपर है +2 और +1 दोनों में स्टेबल होता है। Zn ओनली +2 में स्टेबल होता है। ठीक है। ये इनके ऑक्साइड है, जिस ऑक्साइड में बेटा ये स्टेबल फॉर्म में रहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, अब बिसाइड द ऑक्साइड ऑक्सो कैटायन, जो ऑक्सो कैटायन है, ठीक है, इनके स्टेबलाइज जो V होता है वो आपका कहाँ पर देखो
जो V है V2O5 में भी स्टेबल होता है, लेकिन आपका VO2 ऑक्सो कैटायन में भी स्टेबल होता है। देखो 2 2 जा 4 और एक ये 5, तो यहाँ पर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई 5। तो जो ये है, ये एनसीईआरटी कह रही है कि जो आपका V5 है वो ऑक्साइड में भी स्टेबल होता है और अपने ऑक्सो कैटायन में भी स्टेबल होता है। ठीक है, ऐसे ही 4, जो आपका 4 है वो यहाँ पर भी स्टेबल होता है V2O4 में, और ऑक्सो कैटायन में भी ये क्या होता है, स्टेबल होता है। देखो 2 2 जा क्या हो जाएगा आपका 4, ठीक है, 2 ये और 2 ये 4 हो जाएगा। फिर टाइटेनियम, जो टाइटेनियम होता है आपका वो ऑक्सो कैटायन में भी स्टेबल होता है, और आपका क्या है यहाँ पर TiO2 में भी स्टेबल होता है। ठीक है, इनमें ये ऑक्सो कैटायन और ऑक्साइड दोनों में स्टेबिलिटी शो करते हैं। द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन द स्टेबलाइज दीज हाई ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सिड द ऑफ फ्लोरीन। अब देखो बेटा, ये कह रहा है बेटा कि जो आपका ऑक्सीजन होता है वो क्या करता है, वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी रहता है, जिसके Mn की देखो Mn के बराबर जो ऑक्सीजन होता है क्या है आपके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में। देखो O जो Mn है, Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +7, तो ऑक्सीजन Mn के साथ में क्या रखता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में रखता है। तो क्यों रखता है, क्या रीजन है इसका। देखो बेटा मैं आपको इसका डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ। जो Mn होता है, Mn का जो ऑक्सीडेशन जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है आपका क्या होता है 4s2 3d5 होता है। ठीक है, अब इन्हें हम फिल कर देते हैं ऑर्बिटल में। ये हो गया 4s, और अब हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5। तो क्या होता है, कितने होते हैं इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना डी में। ये हो गया आपके डी के 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक, ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो ऑक्सीजन का लिखो। चलो इधर क्या कर दो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में क्या होता है आपका 2s 1s2 2s2 2p4 होता है ना, 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p4, तो 2p4 होता है। तो क्या करोगे आप इसमें, आप इसे फिल करो। कैसे फिल करोगे आप इसमें, ये इसमें हो गया, फिर आप क्या करोगे 1 2 3 और 4 हो गया। अब ये तो है इसका 3d ऑर्बिटल, ये होता है, ये क्या है आपका 1s, ये आपका क्या, ये क्या है s ऑर्बिटल, ये है आपका 2p ऑर्बिटल। ठीक है, अब जो m होता है आपको पता है m के एक ऑक्सीजन यहाँ पर होता है आपका बेटा, एक ऑक्सीजन यहाँ पर होता है, और आपका एक ऑक्सीजन इधर होता है। 2mn है तो एक mn इधर इस साइड लेनी है हम, तो एक ऑक्सीजन आपका इधर होता है, एक ऑक्सीजन इधर और एक ऑक्सीजन इधर, और एक ऑक्सीजन होता है इन दोनों के बेटा बीच में। ठीक है, अब इसके बाद देखो अब क्या होगा, जो Mn होता है इसके पास जो आपका ये वाला इलेक्ट्रॉन होता है, कौन सा, ये 4s जो पेयर है, वो इस ऑक्सीजन को डोनेट कर देता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 होते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा, तो इसको बोलते हैं हम डेटिव बॉन्ड। क्या बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, जिसमें एक जो मेटल एक लिगेंड को क्या कर देता है, डोनेट कर देता है, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। ठीक है, फिर दूसरा एटम, दूसरा देखो तो इसके भी कितने होते हैं 6 1 2 3 4 5 6, तो इसका जो P का D का एक ऑर्बिटल होता है और P का एक ऑर्बिटल होता है, ये एक दूसरे से मिलकर किसका फॉर्मेशन कर देंगे, सिग्मा बॉन्ड का। ये इसका D का हो गया और ये इसका P का हो गया। फिर दोबारा D का उठाएंगे और फिर इसका दूसरा P लेंगे, तो ये इसके साथ क्या कर देंगे, बॉन्ड कर देंगे, तो ये हो जाएगा D पाई और P पाई की बॉन्डिंग। अब देखो बेटा ये इनके साथ क्यों नहीं हुई, क्योंकि इनके साथ ये D पाई P पाई की बॉन्डिंग नहीं करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के साथ क्या करता है ये D पाई, क्योंकि फ्लोरीन है, फ्लोरीन के साथ ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्यों नहीं रहता, क्योंकि वहाँ पर D पाई P पाई की बॉन्डिंग नहीं होती। तो इसमें क्या हो जाता है D पाई, क्योंकि एक बॉन्ड P, एक इलेक्ट्रॉन P का है, एक इलेक्ट्रॉन D का है, तो जिसकी वजह से D पाई P पाई बॉन्डिंग हो जाती है इनकी। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट आ गया, अब ऐसे ही सेम क्या होगा बेटा, इसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा डबल बॉन्ड का, वही D पाई P पाई, सेम इनके जैसे यही बिल्कुल ऐसे D पाई P पाई D पाई P पाई, ये और ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है यहाँ पर, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इसे दे देता है, और ये D पाई P पाई बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर देता है। ये एक सिग्मा बॉन्ड और एक D पाई P पाई, सिग्मा बॉन्ड D पाई P पाई। अब आपका ये रह गया, अब इसके साथ बॉन्डिंग। ठीक है बेटा, अब क्या होगा, जो इसके बॉन्ड 1 2 3 4 5 6, एक बॉन्ड जो देखो ये 2 है ना,
एक बार एक मतलब ख़त्म हो गई है इसके साथ में, फिर एक और बच जाएगा वो इसके साथ बॉन्डिंग हो जाएगी, फिर एक और बच जाएगा वो इसके साथ बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन कितने, ये 2 है और ये 1 2 3 4 5 6 है, ये सब के सब इसके साथ क्या हो जाएगी, यूज हो जाएंगे। जैसे शुरू में बताया ना सबके साथ ऐसी बॉन्डिंग। तो जो आपका Mn2O7 है, इसी रीजन से ये क्या रखता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। किसकी वजह से, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग के कारण। ठीक है बेटा। अब फ्लोरीन हाईएस्ट फॉर्म में क्यों रहता है, क्योंकि जो आपका फ्लोरीन होता है उसके जो पी ऑर्बिटल में होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, सिर्फ एक ही खाली इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है। ये उसके साथ सबसे शुरू में बॉन्डिंग में क्या बनाता है, सिग्मा। अगर दूसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या बनाता है, पाई बॉन्डिंग। उसकी वजह से सिर्फ ये क्या बनाता है, ओनली सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। जैसे इसमें था ना, एक इलेक्ट्रॉन है, पहले वाले ने सिग्मा बनाया, फिर दूसरे वाले ने इसके साथ में क्या बनाया, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन का है, तो टी पाई पी पाई बॉन्ड हो गया। तो इसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है अनपेयर्ड, जिसकी वजह से सिर्फ ये ओनली सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है बेटा, यहाँ तक ये क्लियर हो गया होगा आपका कि ये जो आपका ऑक्सीजन होता है Mn उसके साथ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, लेकिन जो आपका फ्लोरीन होता है उसके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं रहता है, जिसमें रहता है सिर्फ MnF4 में होता है। वेयर एज द हाईएस्ट ऑक्साइड ऑफ Mn2 द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। जो ऑक्सीजन होता है उसमें एबिलिटी होती है कि वो मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है बेटा, फिर क्या कह रहा है, देखो जो आपका क्या है, इन द कोवेलेंट ऑक्साइड Mn2O7 ईच Mn इज टेट्राहेड्रली। जो ये सारे Mn है, देखो ये Mn है एक दूसरे से क्या है, टेट्राहेड्रली अटैच है। और ये टेट्राहेड्रली सराउंडिंग जो O है, ओ इनके दोनों के बीच में क्या करता है, एक ब्रिज की इस तरह वर्क कर रहा है। एक स्ट्रक्चर होगी आपकी टेट्राहेड्रली, एक इस तरह स्ट्रक्चर होगी। जो आपका MnO है, इन दोनों के बीच में क्या कर रहा है, एक ब्रिज की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, टेट्राहेड्रल जो MnO4 है, जो ये है, ये आपके V5 भी बना सकते हैं, क्रोमियम भी बना सकते हैं, Mn5 भी बना सकते हैं, और Mn6 भी बना सकते हैं, और Mn7 भी। इन कंपाउंड का जो टेट्राहेड्रली कंपाउंड है, जो अभी स्ट्रक्चर बनाई है, इन सब की कंपाउंड का ये फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गई होगी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर इन द सीरीज। देखो ऑक्सीडाइजिंग पावर दिखाई हुई है, देखो V2O2 प्लस V5 है ऑक्सीडेशन, फिर Cr2O7 हो गया, फिर MnO4 नेगेटिव। अब देखो इसमें क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें क्या है, जो आपको ये ऑर्डर हमें कैसे लगाने, दो तरह से आपको ऑर्डर लगा सकते हो। सबसे पहले तो आपको स्टेबिलिटी पता हो, अगर आपको स्टेबिलिटी पता हो तो उसके अकॉर्डिंग में लगा सकते हो। जैसे कि आपका जैसे देखो MnO4 है, जो कि MnO4 होता है वो लेस स्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि जो MnO4 होता है यहाँ पर कितना होता है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये टूट जाता है आपका Mn+6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। जो Mn होता है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है, स्टेबल होता है, और ये दूसरे को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। तो ये अपने आप को क्या करना चाहेगा, ऑक्सीडाइज करना चाहेगा। जो जितनी ज़्यादा अनस्टेबल होगा वो इतने ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जो कि MnO4 होता है वो अनस्टेबल होता है, इसकी वजह से वो ज़्यादा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये उससे कम ऑक्सीडाइजिंग होता है, क्योंकि जो यहाँ पर क्रोमियम है वो +6 में है, और स्टेबल किस में रहता है, +3 में। तो ये +6 से किस में जाना चाहिए, +3 में। तो इसकी वजह से जो आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फिर इसके बाद कौन है, ये। और जो V2O5 होता है वो क्या होता है, स्टेबल होता है। जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मैंने बताया था अभी ऊपर पढ़ के आया है कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो आपका क्या है, V2 है, ये ऑक्सो कटायन में भी और आपके ऑक्साइड में भी क्या होता है बेटा, स्टेबल होता है। ठीक है बेटा, अभी U2O5 मैंने बताया था ना +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है, ये +6 में होता है, यहाँ पर +7 में है। तो आप स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग भी से इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं कि क्या होता है, जो Mn होता है वो +7 में +6 में स्टेबल होता है। तो इसलिए Mn किस में बदल जाता है, +6 में बदल जाता है, जिसमें से एक ऑक्सीजन इसमें से लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ऐसे ही आपका Cr2O7 ये +6 में है, किस में टूट जाता है, +3 में, और +3 में क्या होता है, स्टेबल है। स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो जितना लेस स्टेबल होगा वो इतने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बेटा बिहेव करेगा। ठीक है बेटा, ये ज़्यादा लेस स्टेबल होता है इसलिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग की तरह, और ये क्या होता है, ये स्टेबल होता है, इसके लिए ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो इसलिए इसकी सीरीज ये हो जाती है इसके अकॉर्डिंग, किसके, स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है बेटा, अब बेटा कल इस जो नेक्स्ट पॉइंट है वे अगले नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। अगर बेटा वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू बच्चों।